मेरे साथ आज एडवोकेट वर्तिका मणि जी हैं। वर्तिका मणि जी यंग लॉयर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। और मैं जलील साहब, अगर आपको आप उस समय आए थे कि नहीं, वर्तिका आप आम जन के लिए और लोकतांत्रिक उसके लिए बहुत ही मतलब प्रखर आवाज है और उसके लिए कंसर्न भी रहता है। ये केवल वकील नहीं है, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी की एक्टिव सदस्य हैं। देश में लोकतंत्र कायम रहे उसके लिए जहां से भी होता है उतनी आवाज उठाती हैं, उन जगहों पे जाती हैं, लोगों को जागृत करती हैं। ये काम अभी एक लंबे दौरे से ये श्रीनगर से आई हैं। वर्तिका जी, मुझे एक दो चीजें जरा बता दीजिए, जो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। मैं बहुत बहुत गरीब इलाके से आता हूं, उत्तर प्रदेश के, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं, गरीब जगह है। और मैं इलेक्शन के बारे में बिल्कुल, क्योंकि मैं 77 से इलेक्शन में का पार्ट हिस्सा रहा हूं। 2024 में मैं कहूंगा हिस्सा नहीं था, लेकिन बाकी में लगातार हिस्सा रहा हूं। जो लोग मुझे के राय साहब जानते हैं, मैं हर इलेक्शन का पार्ट एंड पार्सल था। इलेक्शन में ये जितनी देर बहस कर लें, वन नेशन वन इलेक्शन, मेरी एक दर्शक है, मैं उनकी टिप्पणी ले लूं। उन्होंने कहा वन नेशन वन इलेक्शन वन लैंग्वेज वन रिलीजन, लेकिन वोटर्स की पहचान के लिए आज तक एक डॉक्यूमेंट पर डिसाइड नहीं कर पाए। जीरो लॉजिक। आप 11 डॉक्यूमेंट कहते हैं, फिर 3 और हो जाते हैं, 14 हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात। मैं खास करके जो गरीब प्रदेश है हमारे, उत्तर प्रदेश का इस पूर्वी हिस्सा, बिहार, झारखंड, इलेक्शन बहुत से लोगों के लिए, जो जलील साहब कह रहे थे ना, मेला और एक इनकम का विषय, उन लोगों को रोजगार मिल जाता है उतने दिन के लिए। वो मैं बिल्कुल ठीक से जानता हूँ। वो चाहे वो बैंड वाले हो, अरे वो जो हॉर्न वाले हो, और लाउड स्पीकर वाले हो, टेंट वाले हो, एक तमाम। और आज की तारीख में अगर वो जो आप जिनको साथ लेके रैली करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, कार वाले, स्कूटर वाले, टैक्सी वाले, सब। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें क्या खराबी है भाई? अगर इलेक्शन हो रहा है, आमजन को ठीक नहीं है, आमजन के लिए थोड़ा एक उस इलेक्शन के दौरान कम से कम वो व्यक्ति 2 टाइम खाना खाने लगता है। ऐसे तमाम व्यक्ति हैं मैं जिनको जानता हूं। मैं बेसिक चीजों पे आपसे 2 चीजें हैं। एक तो बेसिक, नॉट एज अ लॉयर, दिक्कत क्या है बाकी इलेक्शन होने में, एंड एज अ लॉयर इसके पिटफॉल्स क्या है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे, राय साहब ने जैसा कहा कि हमारा तो फेडरल स्ट्रक्चर ही उससे मिट जाएगा। उस पे पहले एक आमजन के तौर पे, लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पे, और दूसरा एज अ वकील। वर्तिका जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि मैं भी उसी इलाके से आती हूँ, इनफैक्ट अभी भी वही हूँ, पूर्वांचल में। तो जो आपने कहा और जैसा जलील साहब कह रहे थे, इट्स अ वाइब्रेंट सेलिब्रेशन जो होता है उस बीच। और कैसे हमने देखा है कि यूपी के जब इलेक्शन से कैसे गांव से लोग निकल के पूरी पूरी लाइन में खड़े रह के, जो मजदूर वर्ग होता है वो कैसे कितनी निष्ठा के साथ वो वोट देता है, उसको कितना विश्वास रहता है, ये जानते हुए मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लूप होल्स जो हैं इस इलेक्टोरल सिस्टम के, सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग ही देखता है। लेकिन आप देखिए सबसे ज्यादा टर्न अप भी वहीं से होता है। तो मुझे लगता है वो वाइब्रेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन जो ये वन नेशन वन इलेक्शन, और जैसा कि कोई कमेंट्स में कह भी रहा था, we have to see 2 things. One was pointed out by Jalil ji, which is the intent. The second is timing. ये आप टाइमिंग देखिए, यहाँ बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं, ये बिना बिहार के जो चुनाव हुए हैं, ये जो आप टाइमिंग देख रहे हैं, कब ये लाया गया है, ये क्यों अभी ये माहौल बनाया जा रहा है। Also you have to see that in the same idea of decentralization and also creating uniformity, homogeneousness, and also इसको हम बिल्कुल ऐसे नकार नहीं सकते हैं, because this system, one nation one election, has proved to be a better thing in Nordic countries, in our neighboring countries. तो इसको सिंपली ये कह देना कि अरे ये this is just another gimmick of BJP, that is also not fair, I would believe. क्योंकि इसके काफी अलग अलग तरह के पक्ष हैं। जैसा अभी जलील साहब बता रहे थे, 1960s तक ऐसा होता आया था। आर्टिकल 356 के बार बार इम्पोजिशन की वजह से
जो उससे जो फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा हुआ था उसके वजह से वन नेशन वन इलेक्शन को वो किया गया था। बट एट द सेम टाइम क्या इंटेंट सही है बीजेपी का ये करने के पीछे? क्या टाइमिंग हम नहीं देखे? क्या जो एक यूनिफॉर्मिटी जो हर एक चीज का इम्पोजिशन है, चाहे वो लैंग्वेज के इम्पोजिशन हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा इम्पोजिशन की बात हो, तो क्या हम उसे ना देखें? और ये सारी पहलुओं को देख के ही फिर हम एनालिसिस कर पाएंगे। ऑल्सो इलेक्टोरल सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं वो इलेक्टोरल मैनेजमेंट के थ्रू भी हो सकता है। सो व्हाई एक नया फिर से वो कानून लाना, हर बार एक कानून के जरिए करना, हर बार बेसिक स्ट्रक्चर पे इस तरह प्रहार करना। आप देखिए जब से बीजेपी की सरकार आई है, आई थिंक कभी इतना बेसिक स्ट्रक्चर पे इस तरह का प्रहार नहीं हुआ है जिस किस्म का अभी है, चाहे वो सेक्युलरिज्म पर हो, चाहे वो इस माध्यम से हो। सो इफ जगदीप जी ने कहा था कि अभी रिसेंटली कि ही वुड लव कि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो एंड ही इज वेरी श्योर दैट ही विल विन इट। आई वुड लाइक कि ये चैलेंज हो and I don't see a reason why he would win it, because it really comes in the way of basic structure doctrine. I don't know how Justice Chandrachud ने इस पर जो कहा है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस तरह की अनब्राइडल्ड पावर देना वो उनके लिए चिंताजनक है। लेकिन ये नहीं कि ये पूरा जो ये वन नेशन वन इलेक्शन का प्रपोजल है, बाय द वेरी लाइक इन अ वेरी प्राइमा फैसी मैनर इट ब्रीचेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो मुझे लगता है कि वी हैव टू सी अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, इट्स अ बिट नुआंस्ड ये, और लॉज की तरह नहीं है जहां प्राइमा फेसी दिख रहा है, बिकॉज इट हैज अ हिस्ट्री कि ये मॉडल सक्सेसफुल रहा है और कंट्रीज में, बट हमारे कंट्री में किस रीजन के बेसिस पे लाया जा रहा है कि इलेक्शन का एक्सपेंडिचर कम होगा। ऑल्सो देयर इज अनदर थिंग अबाउट द करेंट गवर्नमेंट जो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि I think BJP is very smart because it always weaponizes institutions, rights, and in a very insidious way, I would say. आप देखें जैसे विमेंस कमीशन का जैसे यूज हुआ है, CBI ED का जैसे यूज हुआ है, अब आप इलेक्शन कमीशन का देख रहे हैं, और आम जनता को ये प्रतीत होता है कि ये तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ द होल मशीनरी है, इससे चीजें आसान हो जाएंगी। जो एक प्राइमा फैसी जो ओपिनियन बनता है आम जनता का, वो अगर आप देखें जो जनता बीजेपी के पक्ष में है वो कैसे सोचती है, तो उन्हें लगता है कि इससे क्या होगा, इससे तो बचत होगी। लेकिन वो कितना इंसिडियस तरीके से वर्क करता है, कैसे how to explain it to the masses that this is weaponization of institutions, और institutions का क्या महत्व है डेमोक्रेसी में, उनको कितना पावर है कितना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट है। तो अ कंट्री विच इज सैडली जहाँ पर गरीबी इतनी है, लैक ऑफ एजुकेशन इतना है, वहाँ पे इस समस्या को जनता के बीच ले जाना, और जो बेसिकली जो वोटर्स हैं उन तक ले जाना और उनको समझाना, ये भी चैलेंज हो जाता है बिकॉज इट्स डन इन सच अ इंसिडियस वे एट एन इंसिडियस टाइमिंग। सो या